एंटी पेपर लीक बिल पर बोलने के लिए राहुल गांधी को 53 मिनट का समय मिला। कितना? 53 मिनट। लेकिन अपनी बात रखते रखते वो कुछ ऐसे दावे कर बैठे जिन्हें संसदीय मर्यादा के खिलाफ माना गया, तथ्यहीन माना गया और संसद की कार्रवाई से हटाना पड़ा। बिना पुख्ता सबूत के राहुल गांधी ने सदन में गृह मंत्री अमित शाह और 20 जुलाई के पुलिस एक्शन को आपस में जोड़ दिया। उन्होंने यह भी कहा कि देश के शिक्षा मंत्रालय को असल में आरएसएस चला रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें अपना भाषण पूरा नहीं करने दिया गया और इसीलिए उन्होंने सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन उनके भाषण के लिए 53 मिनट का समय भी क्यों कम पड़ गया जानते हैं आप? क्योंकि सारा टाइम टोकने, रूठने और मनाने में निकल गया। इसकी वजह रही राहुल गांधी की एक कहानी। राहुल जी ने एक छात्रा लवली से हुई बातचीत का हवाला दिया। छात्रा का नाम क्या था? लवली। आगे बढ़ने से पहले कहानी का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको सुना देती हूँ। सुनाओ? मैं नहीं, राहुल जी सुनाएंगे। I asked her. I said, yeah, very good definition. What's the most important value of a student? She said in 1 second, humility. I said, why? She said the student knows that they do not know the truth. The student respects. So these are the 3 categories. Student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. आपको फिर से याद दिला दूं, राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो एक छात्रा लवली के हवाले से कहा और लवली ने राहुल जी के सामने 3 कैटेगरी गिनाई। स्टूडेंट वाली कैटेगरी, इडियट वाली कैटेगरी और अंधभक्त वाली कैटेगरी। लवली के मुंह से इडियट शब्द सुनाने पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जता दी। राहुल गांधी बार बार दोहराते रहे कि उन्होंने खुद किसी को इडियट नहीं कहा, सिर्फ उस छात्रा के शब्द सुनाए हैं। लेकिन सदन में हंगामा थमा नहीं और जब व्यवधान बढ़ गया तो उन्होंने कहा अगर सिर्फ बीजेपी को बोलने दिया जाएगा तो हम बैठ जाते हैं। आरोप लगाया उन्होंने कि उनका माइक जानबूझकर बंद किया जा रहा है और वो भी तब हो रहा था जब माइक खुला था। देख लीजिए। He's not giving me mic. माइक तो दीजिए। माइक तो दीजिए। माइक दीजिए लेकिन बोलेंगे आप। माइक नहीं है। माइक नहीं है सर। माइक तो चालू है। खैर, राहुल जी ने जो कुछ भी कहा उस पर फैक्ट के साथ सब कुछ क्लियर करूंगी मैं। लेकिन इस बीच हमारी भी बात एक छात्रा से हुई। नाम है उसका डॉली। क्या नाम है? डॉली। पढ़ाकू लड़की है, संविधान की किताब अपने बैग में रखती है। मैंने डॉली से पूछा तुम स्टूडेंट हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा हाँ, लेकिन स्टूडेंट सिर्फ संविधान को लेकर घूमता ही नहीं है, पढ़ता भी है, समझता भी है और उसका सम्मान भी करता है। संविधान कहता है कि नेता प्रतिपक्ष बहुत जिम्मेदार पद है, शैडो प्राइम मिनिस्टर है। सदन को व्यवस्था के मुताबिक चलाने में सत्ता पक्ष की जितनी भूमिका होती है उतनी ही विपक्ष के नेता की भी होती है। और संविधान क्या, हमने तो स्कूल में नागरिक शास्त्र की किताब भी पढ़ी है, उसमें भी ये जिक्र है। नेता विपक्ष वो होता है जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म यानी रचनात्मक आलोचना करे, विकल्प दे और इन सब के बीच सदन की मर्यादा बनाए रखे, क्योंकि उसके भाषण का असर होता है। लोग सुनते हैं, जनमत तैयार करते हैं। डॉली ने बातचीत के दौरान इस बात पर हैरानी जताई कि नेता प्रतिपक्ष सदन में इडियट शब्द बार बार क्यों दोहरा रहे हैं। ठीक है कि वो अपनी बात रखने के लिए किसी तीसरे का सहारा ले रहे हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई में लेकिन वो शब्द तो उन्हीं के मुंह से निकला ना। इस शब्द पर आपत्ति हुई ना, फिर वो कैसे बोल सकते हैं? और जब विपक्ष ने शोर किया तो नेता विपक्ष नाराज होकर बैठ गए। क्या यही जिम्मेदारी है? क्या यह संविधान की भावना है? डॉली यहीं नहीं रुकी, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करती है, संसद की कार्रवाई देखती है, कल के भाषण का भी हवाला देने लगी, सवाल करने लगी आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामकोटी के बारे में क्या कहा गया। एक ऐसे वैज्ञानिक जो देश के स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति बनाने वाली टीम को लीड कर चुके हैं।
गौमूत्र पर उनके बयान पर वैज्ञानिक बहस हो सकती है, लेकिन उन्हें गौमूत्र एक्सपर्ट कहकर मजाक उड़ाना संवेदनहीनता नहीं तो और क्या है? देश के वैज्ञानिक का अपमान क्या संसद की गरिमा बढ़ाता है? डॉली ने जो आगे बात कही, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उसने भी 3 श्रेणियां गिनाई आज। कहने लगी, एक कैटेगरी में स्टूडेंट होता है जो संविधान पढ़ता है, सदन की मर्यादा समझता है, जिम्मेदारी निभाता है। दूसरी श्रेणी उन लोगों की होती है जो खुद को सबसे ज्ञानी समझता है, हर बात को कहानी के जरिए घुमा फिरा कर बोलता है और जब जवाब मांगा जाए तो रूठ कर बैठ जाता है। तीसरी श्रेणी वो होती है जो ऐसे लोगों का अनुसरण करती है, बिना सोचे समझे तालियां बजाती है। डॉली ने मुस्कुराते हुए कहा, नेता विपक्ष या प्रमुख विपक्षी दल का काम बेहद जिम्मेदारी भरा है। वो सिर्फ विपक्ष की आवाज नहीं, बल्कि लोकतंत्र का संतुलन है। अगर वो खुद असंसदीय भाषा का सहारा ले, वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाए, सदन में आए, अपनी बात बोले, दूसरे की ना सुने या सुनने से पहले सदन छोड़कर चला जाए, तो कैसे चलेगा? और जेनजी डॉली ने नेता विपक्ष के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया, जाहिर है हम यहां नहीं कहेंगे, क्योंकि पाठशाला में भी कई शब्द वर्जित है। हम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना करेंगे। लवली की कहानी राहुल गांधी ने सुनाई, डॉली की कहानी हमने सुनाई। फर्क सिर्फ इतना है कि डॉली ने संविधान का हवाला दिया, जिम्मेदारी का हवाला दिया और सदन की गरिमा का हवाला दिया। अब फैसला आपका, कौन सी कहानी ज्यादा सच के करीब है, मैं आप पर छोड़ती हूं। नेता विपक्ष कैसा होना चाहिए, इसके लिए आपको किसी रूल बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी लोकतंत्र ने, इसी संसद ने ऐसे ऐसे उदाहरण पेश किए हैं जो इस सवाल का बेहद खूबसूरती से जवाब देते हैं। 11 अप्रैल 1997 का दिन था। कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त मोर्चा सरकार से अपना बाहरी समर्थन वापस ले लिया था। प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने लोकसभा में विश्वास मत पेश किया। सदन के नेता विपक्ष ने जो भाषण दिया वो कमाल का था। सिर्फ 1 मिनट का भाषण सुन लीजिए। कटाक्ष भी है, सौहार्द भी है। भाषण के दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों की तालियां भी हैं, दोनों के ठहाके भी हैं, क्योंकि नेता विपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। आज राहुल गांधी को भी ये भाषण सुनना चाहिए। सुनेंगे? आदरणीय नरसिंह राव जी यहाँ बैठे हैं। मैं अगर एक घटना का उल्लेख करूं तो मैं समझता हूं कि वो उसको गलत नहीं समझेंगे। हम लोग कहीं दोपहर के भोजन पर थे, तो उस भोजन में, उस सरकारी भोजन था, उस भोजन में स्वीट डिश के रूप में तरबूज दिया गया था खाने के लिए, और तरबूज फीका था। तो इसकी किसी ने शिकायत की। नरसिंह राव जी के पास बैठने वाले किसी मित्र ने शिकायत की कि ये तरबूज क्यों दिया गया, ये फीका है, ये बेमौसम का है। तो अगर मेरे सुनने में गलती नहीं हुई तो नरसिंह राव जी ने कहा कि अगर बजट अधिवेशन में समर्थन वापस का प्रस्ताव आ सकता है तो हर मौसम में तरबूज क्यों नहीं आ सकता। अपनी बात कहने या समझाने या विरोध दर्ज कराने के लिए हमेशा अड़ जाना या आक्रोश दिखाना कहां तक उचित है? सौम्य और विनम्र होकर भी आलोचना की जा सकती है, हम भी सीख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया? सरकार का विरोध करते करते पूरे देश को ही 3 कैटेगरी में बांट दिया: स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त। लेकिन अब क्योंकि राहुल गांधी कैटेगरी गिनाने पर आ ही गए हैं, तो हमने सोचा हम भी बड़ी विनम्रता से नेता विपक्ष की 3 कैटेगरी बता दें। नोट बाबू को प्रणाम कीजिए। आज तो राहुल जी भी है नोट बाबू के एकदम बगल में। तो भाई LOP की 3 कैटेगरी हो सकती है। पहली कैटेगरी क्या हो सकती है? पॉलिसी मेकर की, कि आप पॉलिसी बनाएं और सरकार के सामने रख दें और कहिए बॉस दिस इज व्हाट आई वांट। दूसरी कैटेगरी है रचनात्मक आलोचक की। एक तो होता है कंस्ट्रक्टिव,
कंस्ट्रक्टिव आलोचक, पॉलिसी मेकर जो सरकार की खामियां सामने लाए लेकिन ठोस सुझाव के साथ। एक होते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक, जो सरकार की नीतियों की आलोचना तो करते हैं लेकिन तथ्यों, आंकड़ों और सबूतों के दम पर, और ऐसा कि सरकार बैकफुट पर आ जाए। और तीसरी कैटेगरी होती है परफॉर्मेंस आर्टिस्ट की, जिनका काम संसद के पटल पर बहस के बजाय सनसनी पैदा करना होता है, बिना सबूत के आरोप लगाना होता है, हेडलाइंस पर छा जाना होता है। ये 3 कैटेगरी है। अब तीनों में से तय करना है कि कौन सी कैटेगरी इस देश को चाहिए, एलओपी की। और एलओपी भी ये तय कर सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में फिट होना चाहते हैं। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कहा कि बोलने का मौका नहीं है और ना दिया है, इन लोगों ने पक्षपात किया है, माइक बंद कर दिया है, तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। आइए जरा सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और कहा कि गृह मंत्री ने छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया। उन्होंने छात्रों पर पैलेट गन से हमला करने की अनुमति दी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली पुलिस के अफसरों से बात करते हुए देखा। सच्ची कह रहे हैं, सुनिए। When we were at Parliament House, I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers, Home Minister G on the phone. I saw it with my own eyes. I saw Jitendra Singh, the minister, getting call after call from Mr. Amit Shah. So he was pretty clear, he was aware of what was going on the street. Now, there are 2 possibilities. Possibility number 1 is he gave the order to shoot people with pellet guns, or he didn't know it was happening. If he didn't know it was happening, he's incompetent.